तो राधे राधे साथियों, और ये हमारे दिसंबर का वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है। मुझे पता है नवंबर वाले कुछ पेंडिंग है और वो भी आपको 2-4 दिन में मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे दिसंबर में अभी 7 दिसंबर तो पूरा हुआ नहीं, तो मैं इतनी जल्दी कैसे लेकर के आ गया। देखो, इसको मैं पुराने फॉर्मेट में ही रख रहा हूँ, यानी कि जो वीकली होता है उसे 2 पार्ट में रखता था मैं, जिसमें 1 से लेके 4 तारीख तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता था, फिर बचे हुए बाद में लेकर के आता था। उसमें मेरी रेगुलरिटी बनी रहती थी। लेकिन लास्ट मंथ मैंने इसको 7 दिन का कर दिया, तो रेगुलरिटी में रेगुलर नहीं रह पाया और वो देखो आप बैकलॉग रह गया हमारा। तो मुझे तो 7 दिन कवर करने, तो मैं इसको 2 पार्ट में कवर कर लेता हूँ ताकि वीडियोस रेगुलर आते रहे। मेरे साथ टाइम का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि यहाँ पे सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, साथ साथ मेरे पास फैमिली का भी बर्डन है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए संभालना। तो इसको मैं पुराने फॉर्मेट में ही रखूंगा, वीकली को 2 पार्ट में लेकर के आऊंगा। कोई बात नहीं, एक पूरी रोटी मत खाओ, उसको 2 टुकड़ों में खा लो। पीस तो आपको उतने ही मिल रहे हैं, क्वेश्चन तो आपको उतने ही मिल रहे हैं और उससे भी बेहतर मिलेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में आपसे टाइम लिया। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एचपीसीएल के सीएमडी किसे बनाया गया। एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना होती है 1952 में, हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमित गर्ग। इसके नए सीएमडी बने हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको रिवाइज करवा दूं, अरविंद सिंह सहानी अभी इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने थे। बाकी के संजय मूर्ति अभी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग बने, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बने। और संजीव खन्ना ये हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ये ध्यान रखना। वैसे महारत्न कंपनी मैंने आपसे बोला, तो अभी हमारे पास टोटल 14 महारत्न कंपनी हो चुकी है। आज तक बात करेंगे 14वें नंबर की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बंगलुरु में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति जॉन टेनिसवुड का निधन हो गया, वे किस देश से थे। देश पूछा जा रहा है तो आंसर करेंगे वो इंग्लैंड से थे। अभी 112 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और इसी साल इनके बारे में हमने पढ़ा था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब दिया था और इसी साल उनका निधन हो गया। देखो, तो याद रखेंगे जॉन टेनिसवुड इंग्लैंड से थे। अब जल्दी हमें देखने को मिलेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के किसी नए व्यक्ति को दुनिया का सबसे उम्र दराज पुरुष व्यक्ति बनाएगा, तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो इनका याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत ये कहां से की है। तो आंसर होगा पानीपत, जो कि कहां पर मिलेगा आपको, हरियाणा में। अब इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं को सशक्त बनाना। तो आप कह सकते हो इस योजना के तहत महिलाएं एलआईसी की एजेंट बनेंगी, जिसे वो बीमा बेच सकेंगी और उनकी इनकम भी हो सकेगी। सिंपल सा याद रखेंगे, योजना का नाम क्या है, बीमा सखी योजना है। नाम से ही समझ में आ रहा है बीमा से संबंधित होगी, सखी मतलब महिलाओं के लिए है। महिलाएं बीमा एजेंट बनेगी, एलआईसी एजेंट बनेगी। और कहां से इसको शुरू किया ये याद रखना, पानीपत हरियाणा से। पानीपत से एक और योजना मैंने आपको रिवाइज कराई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। कब हुई थी, 2015 में हुई थी, वो भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना कि अभी किस आईआईटी ने अनलक्ष्य MSCS को लॉन्च किया है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर, ये आपका उत्तर हो गया। MSCS का मतलब होता है, इसका मतलब देख लो फिर इसका अर्थ समझाता हूँ, मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम। आप यूं समझो ये एक ऐसा मटेरियल है, या यूं कहूं कि ये एक ऐसा कपड़ा है, अगर इसके पीछे आप चले जाओगे, इस कपड़े के पीछे या इस कपड़े से आपको ढक दिया जाएगा, तो जो मेरा रडार होता है ना, वो भी आपको नहीं पकड़ पाएगा। तो अब आप इसका अर्थ समझ रहे हो, ये मटेरियल हमारे लिए कितना काम का है। हमारे जो सैनिक हैं उनके कपड़े हम इस मटेरियल से तैयार करते हैं, हमारे जो वेपन्स हैं, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, हमारे टैंक हैं, आर्मी की गाड़ियां हैं, अगर उनको इस कपड़े से, इस मटेरियल से हम कवर कर देंगे और फिर दुश्मन के हम क्षेत्र में चले जाएंगे, तो उनकी जो मशीन होती है, जो रडार होती है, वो भी हमारे आर्मी के जवानों को, उनकी गाड़ियों को, उनके हथियारों को ट्रैक नहीं कर पाएगी। कितना आसान हो जाएगा हमारा काम। तो कितनी अच्छी बात है ये और कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसीलिए मैंने कहा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। अनलक्ष्य MSCS ये है और इसको डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने, ध्यान रहेगा ना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य यानी कि पार्टनर स्टेट किसे बनाया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम को। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कई बार
ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में, जब नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है 1 दिसंबर को। और याद रखना, इसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस बार 25वां संस्करण है, सिल्वर जुबली है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। और 2-3 पॉइंट याद रखें। आज के प्रश्न में तो हमने देखा पार्टनर स्टेट सिक्किम बना है। कुछ समय पहले हमने ये भी पढ़ा था कि पार्टनर कंट्री इसमें 2 रहे हैं, वेल्स और जापान रहे हैं। देखो हॉर्नबिल जो है ना, ये स्टैटिक अगर आपके आ जाए ना कि स्टेट बर्ड किसका है, तो नागालैंड मत कर देना, ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का स्टेट बर्ड है। और इसी से एक प्रश्न आपके निकल के आता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है हॉर्नबिल फेस्टिवल से। तो पक्के पागा अगर लगा होगा तो फिर वो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का होगा? अरुणाचल प्रदेश का होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये याद रहेगा ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा उर्विल पटेल। इनके बारे में बात करें, अभी इन्होंने गुजरात टीम के लिए खेला उर्विल पटेल ने, और T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाया। और इस प्रकार T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले ये भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो चल रही थी वहीं पे इन्होंने खेला गुजरात के लिए, और त्रिपुरा के खिलाफ इन्होंने खेलते हुए ये कारनामा किया। और दुनिया में अगर बात करोगे T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अब आप पूछोगे पहले और दूसरे कौन से थे, तो पूरी लिस्ट देख लो आप। जो पहले थे वो साहिल चौहान थे, उन्होंने 27 गेंदों में शतक लगाया था, एस्टोनिया के लिए खेले थे, साइप्रस के खिलाफ लगाया था 2024 में ही। और उर्विल पटेल की बात करें तो उर्विल पटेल इन्होंने 28 गेंदों में शतक लगाया, गुजरात के लिए खेला त्रिपुरा के खिलाफ अभी 2024 पे ही। और क्रिस गेल इन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया था आईपीएल में आरसीबी के लिए जब वे खेले थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा, दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं ऐसा करने वाले। तो सिंपल सा उर्विल पटेल का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अभी किस राज्य के हैंडीक्राफ्ट घर चोला को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? गुजरात का है। तो सिंपल से याद रखेंगे, ये गुजरात का सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है घर चोला, और इसी को अभी जीआई टैग मिल गया। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को मिलने वाला ये 23वां जीआई टैग है। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में गुजरात के पास अभी तक केवल 4 ही जीआई टैग है। अब घर चोला की बात कर लें, इसका मतलब होता है घर पर पहने जाने वाला कपड़ा। और घर यहाँ पे घर से मतलब है दुल्हन का नया घर, जब वो अपने ससुराल जाती है शादी होने के बाद, तो शादी के समय ये कपड़ा पहना जाता है, उसी को पहनकर ये उस घर में यानी कि उसके ससुराल में प्रवेश करती है। तो मतलब शादियों में जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि शादी का जोड़ा या लहंगा जो भी आप कहते हो, वहां पे ये घर चोला साड़ी होती है, बड़ी फेमस होती है, कॉटन या सिल्क से बनाई जाती है। ये इतना डीप में नहीं जाना है कि कहाँ पे पहनी जाती है, कहाँ पहन के जा रही है, क्या क्या क्या। घर चोला याद रखो, ठीक है। जीआई टैग मिल गया, कहाँ का है ये? गुजरात का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? ये जरूर याद रखना, 10 सालों के लिए। उसके बाद फिर से आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, है ना। अभी देखते हैं अगला। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ कोल ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो याद रखना क्रिकेटर थे ये। अभी 34 ईयर की उम्र में ही उन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया। वैसे बहुत कम, शायद ही आपने इनका नाम सुना होगा, सिद्धार्थ कौल। वैसे भारतीय टीम के लिए ये 6 बार खेले, 6 अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले, मतलब 3 वनडे और 3 T20। लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है, खेलने को नहीं मिल रहा होगा, अभी टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो फाइनली इन्होंने संन्यास ले लिया। नाम याद रखना और संबंध किससे है ये याद रखना। अगला देखते हैं। अब अगला देखो, अगले में पूछ रहे हैं अभी 1 दिसंबर 2024 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे 60वां स्थापना दिवस मनाया है। देखो बीएसएफ की जो स्थापना है वो कब होती है? 1 दिसंबर 1965 को होती है। और इससे आप कह सकते हो कि 2024 में इसने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। और बीएसएफ कहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर ये हमारी रक्षा करते हैं। और बीएसएफ को अक्सर भारत की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टर जनरल है दलजीत सिंह चौधरी। मोटो होता है ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। ये भी मैंने स्टैटिक आपको बता दिए बीएसएफ के, याद रखना। अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि NSDL के MD CEO कौन बन गए हैं। NSDL मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इसके नए MD CEO बन गए हैं विजय चंडूक, इनका नाम याद रखना है। ऑप्शन बताओ एक बार। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने। तुहिन कांत पांडे हमारे वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। और रणधीर सिंह की बात करें, ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष ये बने थे। ये भी ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट में मैंने कहा ना अभी पुराने फॉर्मेट की तरह मैं चलूंगा, तो ऑप्शंस भी मैं आपको रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। तो अभी भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुन लिया गया है। इसे अंग्रेजी में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन की हम बात कर रहे हैं। इसका फिर से भारत सदस्य बन गया है। एक्चुअली में भारत अभी भी सदस्य है, लेकिन 31 दिसंबर को अभी इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और फिर से ये इसका सदस्य चुन लिया गया है। भारत लगातार 19 साल से इस आयोग का सदस्य है। हम इस आयोग की बात करें यानी कि पीस बिल्डिंग कमीशन की, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की, इसकी स्थापना 2005 में होती है और भारत तब से ही इसका सदस्य है। ये एक सलाहकार निकाय होती है जो कि युद्ध से प्रभावित देशों में शांति के प्रयासों के लिए काम करता है। सदस्य देश इसके 31 है और इसके अध्यक्ष की बात करोगे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सर्जियो फ्रेंका डेनिस है जो कि ब्राजील से हैं। तो ये ध्यान में रखना, भारत फिर से चुन लिया गया है इसके सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे 2024 के फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहारी मुखर्जी को। तो फाइजर पुरस्कार की पहले हम बात करें तो विज्ञान के इतिहास पर उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए विज्ञान इतिहास समिति के द्वारा इसे दिया जाता है। इंग्लिश में बोलोगे तो हिस्ट्री ऑफ साइंस सोसाइटी के द्वारा। और अभी किसे मिला ये याद रखना, 2024 का ये फाइजर पुरस्कार किसे मिला, अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हैं फाइजर, और ये मिला है प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी को। उनकी किताब ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1922-66 के लिए उनको ये फाइजर पुरस्कार मिला है। ये ध्यान में रखना, पुरस्कार का नाम क्या है, किसे मिला है, किस बुक के लिए मिला, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखें उससे पहले ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो केजर थेल्विक की बात करें तो ये डेनमार्क से है, पहले तो ये याद रखना क्योंकि अभी ये मिस यूनिवर्स बनी है, डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स भी आप कह सकते हो। फिलिप नॉइस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के ये फिल्म मेकर हैं। अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था 55वां संस्करण, कहाँ पर, गोवा में जो हुआ था, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। बाकी अनिल प्रधान की बात करें तो रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला था। तो ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, ध्यान में रखना। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी महाबोधि उत्सव ये कहां पर शुरू हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल है सांची स्तूप, वहीं पे अभी ये 2 दिवसीय जो महोत्सव है महाबोधि महोत्सव ये शुरू हुआ है। तो सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न फेस्टिवल वाला प्रश्न है। फेयर एंड फेस्टिवल महाबोधि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, सांची स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बसंत गोयल को। तो डॉक्टर बसंत गोयल, इनको भी दुबई में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस लिए, तो उन्हें स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। तो डॉक्टर बसंत गोयल कौन सा पुरस्कार मिला, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार इनको मिला है, ये याद रखना। अभी ऑप्शन देख लो एक बार। विभव तालुकदार की बात करेंगे, अभी IUCN का हैरी मेसेल पुरस्कार इनको मिला। उर्मिला चौधरी की बात करें तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 मिला। और मोहन जी को अभी 2024 का मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है सारे नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बुक्स एंड ऑथर से है कि टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम नाम की बुक को किसने लिखा है। तो इसको विक्रम संपत ने लिखा है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया, हमारे जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो बुक का नाम, लेखक का नाम ये याद रखना है सुब्रमण्यम जयशंकर से। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी इनकी बुक आई थी जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछे जाने वाली बुक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत ने किस देश के साथ नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए अभी समझौता किया है।
तो याद रखेंगे आप ब्रिटेन के साथ। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में ये समझौता हुआ है किसके लिए? इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन और उसे तैयार करने के लिए। इतना सा याद रखेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है ये रॉकेट या मिसाइल को लॉन्च करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, डेज का है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। पहले तो आपको ये याद होगा 1 दिसंबर को मनाते हैं हर बार, लेकिन प्रश्न में थीम आपसे पूछी है तो थीम हो जाएगी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। हिंदी में बोलोगे तो सही रास्ता अपनाए, मेरी सेहत मेरा अधिकार। अच्छा, एड्स की हम बात कर रहे हैं तो एड्स की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस से होती है, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स से संबंधित एक और दिवस होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वो भी याद रखना, वो 18 मई को होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी यूएनसीसीडी मतलब हो गया इसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और इसकी वैसे स्थापना होती है 1994 में, और इसी के सदस्यों के बीच में जो बैठक होती है वो अभी बैठक हुई है, और कौन से नंबर की हुई है? 16वें नंबर की, और इसी को कहते हैं कोप 16। ठीक है, तो अभी ये हुई कहां पर है? पहले तो ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो ये सऊदी अरब के रियाद में हुई है। अभी 2 से लेकर 13 दिसंबर तक कहां पे? सऊदी अरब के रियाद में। और इसकी थीम भी है। थीम क्या है? हमारी भूमि हमारा भविष्य, अवर लैंड अवर फ्यूचर। मरुस्थलीकरण से, डेजर्टिफिकेशन से आपको याद आएगा एक दिवस, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वो 17 जून को होता है। तो यहाँ पे कोप 16 से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यूएनसीसीडी का ये अभी 16वां बैठक कहां पे हुआ? रियाद में होगा। ये हमारा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दिसंबर में ही भारत और किस देश के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज है, भारत और मलेशिया के बीच में ये हुआ। अभी 2 दिसंबर को शुरू हुआ, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। और कहां पे हुआ? मलेशिया में ही हुआ है। मलेशिया के पहांग जिले के बैटिंग कैंप में ये हुआ है। इनके बीच में जो पहला इस तरह का एक्सरसाइज है ये 2012 में हुआ था, वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। तो याद क्या क्या रखना है? कौन सा एक्सरसाइज है? हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज पे बेस्ड प्रश्न एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वैसे भी आपको मैं वीकली हो गया, मंथली हो गया या डेली वाले हो गए, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ही मैं आपको करवाता हूँ। लेकिन चलो, डेली में भी मेरे को तो सब कराने पड़ते हैं, क्योंकि डेली मेरे को 10 क्वेश्चन लेकर के आने। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं, कभी सारे 10 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें तो ऊपर नीचे चलता है। लेकिन जो आपके लिए वीकली और मंथली लेकर के आता हूँ, उसमें तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डेली में तो मुझे 10 रखने होते हैं। अगर मान लो 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, तो बाकी के 3 छोड़ूंगा नहीं, वो कम इंपॉर्टेंट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मेरे को लेकर के आने पड़ते हैं। लेकिन वीकली और मंथली में क्या होता है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इंपॉर्टेंट ही रखूं। तो अगर 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो मैं 7 ही इसमें रखूंगा। उस दिन के अगर 5 इंपॉर्टेंट हुए तो 5 ही मैं कंसिडर करूंगा, मैं 10 नहीं लेकर के आऊंगा। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मिलेंगे, और उस इंपॉर्टेंट में भी अगर कोई मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो उससे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बोल देता हूँ। तो ध्यान रखना। तो क्या क्या एक्सरसाइज में याद रखना होता है? कौन सा एक्सरसाइज है याद रखना? हरिमऊ शक्ति है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। अच्छा, अगर संस्करण आपसे पूछ ले कौन सा एडिशन है, तो ये 4th एडिशन है इसका। वैसे मलेशिया के साथ हम और भी एक्सरसाइज करते हैं, एक समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भी करते हैं। अभी 2024 में किया हमने विशाखापत्तनम में, जो कि एक तरह का आप कह सकते हो नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। एक वायु सैन्य अभ्यास भी हम करते हैं इसके साथ, उदार शक्ति उसका नाम है। ये भी इसी साल हमने किया, मलेशिया में ही किया। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मलेशिया की स्टैटिक भी आपको बताऊं क्या? एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आपको मलेशिया मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। कुआलालंपुर कैपिटल होती है, करेंसी है मलेशियन रिंगिट। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है, इस बार भारत भी आए थे, तो इनका नाम ध्यान रखना। सुल्तान है यहाँ के किंग सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अभ्यास से ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अभी दिसंबर में भारतीय सेना ने किसके साथ टेबल टॉप, पहला टेबल टॉप अभ्यास जिसका नाम सिंबैक से ये किया। तो पहले तो इसको देख लेते हैं। सी से आपको पता लग जाएगा, ऑप्शन में देख लेना कंबोडिया। सी से कोई कंट्री आ रहा है क्या? तो कंबोडिया इसका आंसर होगा, तो ध्यान रखना ये। और क्या है ये टेबल टॉप, आप जानना चाहोगे? पहली बार हो रहा है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टेबल टॉप का मतलब हो गया इसमें, जैसे कि एक्सरसाइज में क्या होता है, हम एक नकली अभ्यास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे एक टेबल पर बैठ करके, टेबल चेयर पर बैठ करके दोनों देशों की सेनाएं चर्चा करेगी।
ठीक है, तो पहला टेबल टॉप अभ्यास मैंने आपको समझा दिया। टेबल टॉप मतलब क्या हो गया, हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े वाली एक्सरसाइज नहीं है, चर्चा करेंगे इसमें। सिनबैक्स इसका नाम है, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाएगा, कब और कहाँ हुआ, तो दिसंबर में हुआ, अभी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कंबोडिया की स्टैटिक जरूर देख लो, क्योंकि पहली बार इसके साथ हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये हमारा प्यारा भारत, ये कंबोडिया हो गया। कैपिटल फ्नॉम पेन होती है, करेंसी कंबोडियन रियल। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे कंबोडिया में एक मंदिर बड़ा फेमस है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन से मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अंकुर वाट का मंदिर। ये जरूर ध्यान में रखना, कंबोडिया में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब ये लो, स्पोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये तो इसका तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्य सेन। अब सारी बात मैं आपको बताता हूँ, कौन सा है ये टूर्नामेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, एक तो ये याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ? अभी ये 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक चला था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ में जो बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम है वहां पे। एक्चुअली में ये जब से शुरू हुआ है, और कब से शुरू हुआ है? सन 2009 से। तब से ये लखनऊ में ही आयोजित किया जाता है, तो वेन्यू तो हमेशा सेम रहता है। इस बार हम बात कर रहे हैं कौन जीता है। भारतीय जीते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो, पुरुष मेन सिंगल में लक्ष्य सेन ने इसको जीता है, सिंगापुर के खिलाड़ी को हराया है। महिला एकल वुमेन सिंगल में भारतीय ने जीता है, किसने? पीवी सिंधु ने, चाइना के खिलाड़ी को हराया है। तो मेन सिंगल, वुमेन सिंगल याद रखेंगे। साथ में ये भी ध्यान रख लो आप, वुमेन्स डबल, महिला युगल, क्योंकि ये भी एक भारतीय ने जीता है, गायत्री गोपीचंद और उनकी साथी टीसा जॉली। ठीक है, तो ये तीनों नाम ध्यान में रखना। कौन सा टूर्नामेंट है, कहाँ पे हुआ, मैंने आपको सब बता दिया है। अगला प्रश्न भी देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं एफबीआई। एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका की होती है। जिस तरह से भारत में सीबीआई होती है, उस तरह से अमेरिका में ये एफबीआई है। तो उसी के अगला डायरेक्टर निदेशक किसे घोषित किया? कौन घोषित कर रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप, जो जनवरी में यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में 47 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेंगे। तो उन्होंने अपनी नई टीम भी बनाना स्टार्ट कर दी है, कई बार हमने पढ़ा है। तो एफबीआई के नए डायरेक्टर इन्होंने घोषित कर दिया है। कौन बनेंगे? भारतवंशी हैं, काश पटेल, इनको बनाया है। और ये किनका स्थान लेंगे? क्रिस्टोफर रे का स्थान लेंगे, जो कि भी जो बाइडेन की सरकार में एफबीआई के डायरेक्टर हैं। और ऑप्शन से भी मैं आपको याद दिला दूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किसको क्या क्या काम सौंपा है। तो पीटर हेग्सेथ, ये यहाँ के नए रक्षा सचिव होंगे। मार्को रूबियो विदेश मंत्री होंगे। और तुलसी गोबार्ड, ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इनको बनाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। वैसे सीबीआई मैंने नाम लिख दिया, तो इसके डायरेक्टर का नाम आपको बताना है। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो वही है जो पुरानी है, नागोजी ओंकाजा-इवेला। अभी तक यही है, लेकिन अगले साल इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और उससे पहले इनको एक बार फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो ये अपना दूसरा कार्यकाल संभालेंगी, कब से? 1 सितंबर 2025 से। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, आपको ये नाम पहले भी याद होगा, कुछ नया याद नहीं करना है आपको। लेकिन चर्चा में है प्रश्न, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ये एग्जाम में। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना याद रखना 1995 में होती है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ये जरूर याद रखना। और हाँ, ये भी याद रख लेना, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में कि पूछ लेते हैं कौन किस देश से है। तो ये बिलोंग करती है नाइजीरिया से। ठीक है, और ऑप्शन देख लो एक बार। फिलेमोन यांग, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो भी 79 नंबर का सेशन चल रहा है, उसमें अध्यक्ष बनाए गए। इनका भी देश आप याद पूछोगे अब, तो ये कैमरून से बिलोंग करते हैं। मसातो कांडा, ये जापानीज है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए हेड इनको बनाया गया है। और वोल्डेसी उर्किजा की बात करें तो ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। इनको क्या बनाया गया अभी? इन्हें इंटरपोल का अभी नया हेड बनाया गया। तो ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भी 76 नंबर का डिस्ट्रिक्ट नया जिला ये कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा महाकुंभ बना है। तो क्या है इसका मकसद? तो आपको पता है भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला बना दिया है, और इसे किस नाम से जाना जाएगा? महाकुंभ मेला परिषद। ये उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का जिला होगा, जिसमें 4 तहसीलें और 67 गांव होंगे। एक्चुअली में क्या होता है, हमेशा महाकुंभ के समय
इस नए शहर को जिला घोषित कर दिया जाता है। और अभी आपको पता है अगले साल जनवरी में जो महाकुंभ है वो यहीं पे लगेगा प्रयागराज में, और उसी को देखते हुए इसे नया जिला बना दिया गया। देखो, कुंभ का जो मेला है वो 4 स्थानों पे लगता है, मुख्य रूप से आपको याद होने चाहिए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो अभी हमें क्या याद रखना है, क्या हमारा प्रश्न था? उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का नया जिला महाकुंभ क्षेत्र, नाम है महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ से याद आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न अपॉइंटमेंट का है। ये आपको पता ही है कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा चेयरमैन कौन से बन गए हैं? जय शाह बन गए हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अभी तक बीसीसीआई के ये सचिव रहे, अब आईसीसी के ये नए चेयरमैन बन गए। 36 साल इनकी उम्र है, ठीक है, इसलिए सबसे युवा बोल रहे हैं। अभी तक 4 भारतीय आईसीसी का ये चेयरमैन का पद संभाल चुके हैं, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। और इन्होंने किनका स्थान लिया अगर ये बात करेंगे तो इन्होंने स्थान लिया है ग्रेग बार्कले का। तो इनका नाम याद रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिवस वाला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर से एक और दिवस आप ध्यान में रख लो, अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे 30 नवंबर को होता है, लेकिन ये वाला दिवस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2 दिसंबर को एक और दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 ये कहां पर हुई? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हम बात कर रहे हैं एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की। 20वां संस्करण हुआ अभी दिसंबर में। कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में भी कहा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है ये प्रश्न? क्योंकि पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। इसका जो पिछला संस्करण था 2022 में हुआ था, 19वां वाला, साउथ कोरिया में ये हुआ था। और याद रखना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का भी, कि 2025 में जो वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो कहां पर होगा? नीदरलैंड और जर्मनी में होगा। और आप कह सकते हो उसके लिए अभी जो ये 2024 वाला है वो एक क्वालिफाइंग इवेंट है। एक्चुअली में ये पहले हमारे यहाँ पे नहीं होना था, ये कजाकिस्तान के अलमाटी में होना था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया और भारत को चुन लिया, मतलब ये अब भारत में हुआ। ठीक है, तो हमें तो भारत ही याद रखना है। ये नहीं पूछेंगे कि कहां पे होना था, वो तो मैंने आपको जनरल जानकारी के लिए बता दिया। इसका जो पहला संस्करण है 1987 में हुआ था जॉर्डन के अम्मान में, उसको साउथ कोरिया ने ही जीता था। साउथ कोरिया अब तक की सबसे सफल टीम है, 16 भारत जीत चुकी है 20 में से, देख लो आप। और एशियन हैंडबॉल फेडरेशन की स्टैटिक देख लो, स्थापना 1974 में होती है, हेडक्वार्टर आपको कुवैत में मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड ने अभी किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ब्रेन रॉट को चुना है। ब्रेन रॉट का मतलब क्या हो गया? तो ये जो शब्द है ये सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट देखने के कारण दिमाग पर जो पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव है उसको प्रदर्शित करता है, उसको दर्शाता है, ब्रेन रूट। और इसी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ऑक्सफोर्ड ने, ये ध्यान रखना। ब्राट भी याद रख लो, अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने इसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। तो ये दोनों ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं श्रीलंका की अभी दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो मर्दू फर्नांडो बनी है। पूरा नाम तो इनका ये है, मर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो। और आप कह सकते हो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि श्रीलंका की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है। इनसे पहले थी शिरानी भंडार नायक है। तो मर्दू का नाम याद रखेंगे, मर्द नहीं है, मर्दू है ये, ऐसे याद रख लो। श्रीलंका की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बन गई है। श्रीलंका में प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का नाम जरूर याद रखना। प्रेसिडेंट भी अभी नए बने थे, अनुराग कुमार दिसानायक है, और प्रधानमंत्री यहाँ की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं ये, हरिनी अमरसूरिया। तो इनका भी नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। तो अगले में पूछ रहे हैं क्या अभी अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम भी है समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। ये 2 प्रश्न मैंने आपको और करवाए थे। अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष ये हमने 1981 को मनाया था, और संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति दशक ये मनाया था 1983 से 1992। करंट अफेयर्स का प्रश्न यही है। करंट नहीं है, मतलब डेज है, ये हर साल मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। याद रखना कब? 3 दिसंबर को। इतना सा ये प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है कि अभी विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? इसे अंग्रेजी में बोलोगे वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024। तो ये हुआ चेन्नई में
हर 3 साल में ये होता है, तो इस बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहा, चेन्नई में ये हुआ अभी दिसंबर में ही। और देखो, समुद्र से संबंधित कुछ मैंने प्रश्न आपके लिए रख दिए हैं, जैसे कि राष्ट्र समुद्र दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को होता है, विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। और उसी तरह से समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास, दोनों आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो साथ साथ मैंने रख दिया। तो समुद्र लक्ष्मण तो भारत मलेशिया और समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में। समुद्रयान क्या है? तो भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है समुद्रयान, ये भी आप ध्यान रखना। तो देखो, समुद्र से ही संबंधित सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया एक साथ इकट्ठा करके, तो ये ध्यान में रखना। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियोस को आप सपोर्ट करोगे, इसे शेयर करोगे, तो फिर मुझे भी काम करने में मजा आता है। और वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर आपको पता है इतना काम करने में मजा नहीं आता है। रेस्पॉन्स मिलेगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा, तब भी मैं कैसे भी करके टाइम पे वो चीज आपको ला करके दूंगा। लेकिन मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर मेरा भी मन मर जाता है कि यार इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में अभी ई फुटबॉल में पवन कामपेली ने अभी कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैंपियनशिप है एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024, और इसमें ई फुटबॉल में ये जो पदक लेकर के आए हैं, ये हमारे लिए पहला पदक है इस चैंपियनशिप में, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चैंपियनशिप अभी हुई कहाँ पे? तो ये हुई है थाईलैंड के बैंकॉक में। पवन काम्पेली, इन्हें मिस्टर टॉम्बॉय के नाम से भी जानते हैं, अभी उन्होंने इंडोनेशिया के असगार्ड अजीजी को हराया और हमारे लिए ब्रॉन्ज जीता है इसमें। अच्छा, ई फुटबॉल से एक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना कि पहली बार जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे अगले साल 2025 में, वो कहाँ पे होंगे? तो सऊदी अरब होंगे, ये याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले में क्या पूछ रहे हैं भैया कि भारत के श्रीनगर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा अभी किस नाम से शुरू हुई है? तो उबर शिकारा नाम से। तो उबर जो टैक्सी आती है, उबर जो कंपनी है, उसी ने इसको शुरू किया है। देखो, शिकारा मतलब वहां पे जो डल झील में या इस तरह की झील में जो इस तरह की नाव आपने देखी होगी, उसी को शिकारा कहते हैं। अब उबर का इसमें टैग लग गया है, उबर के अंडर ये चलेगी, तो इसको नाम दे दिया उबर शिकारा। मतलब उबर की जो एप्लीकेशन आती है ना, जिसपे आप टैक्सी बुक करते हो, उसी तरह से नाव में अपनी सीट आप बुक कर सकते हो, बस इतनी सी ये बात है। तो एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये, उबर शिकारा इसका नाम है। कहाँ पे? श्रीनगर के डल झील में, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं भी तेलंगाना सरकार ने रायतु भरोसा योजना शुरू कर रही है, और इसमें हर किसान को कितने रुपए की वार्षिक ईयरली सब्सिडी ये देगी? तो आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए। और किसके स्थान पे ला रहे हैं ये योजना? रायतु बंधु योजना के स्थान पे। इसमें ये किसानों को 10,000 रुपए देते थे, इसमें ये 15,000 रुपए देंगे। इतनी सी ये बात है, ध्यान रखना। कौन शुरू कर रहा है? तेलंगाना सरकार, किसानों के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने भी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो पाकिस्तान ने जीत लिया है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, अभी ये नवंबर दिसंबर में हुआ। कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान ने ही जीत लिया, पहली बार पाकिस्तान ने ये खिताब जीता है। तो हराया किसे? बांग्लादेश को हराया है। ये 3 बातें याद रखो, कौन सा चैंपियनशिप है, कहाँ पे हुआ, किसने जीता, किसे हराया, याद रहेगा ना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, मार्क करना। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होगा, वो भी मैं दूर करूंगा। प्रश्न है, रातापानी अभ्यारण्य ये किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो इसका तो सही उत्तर मार्क कर लो आप, मध्य प्रदेश। अब डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आप कहोगे मैंने तो जो माधव यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है उसे भी बताया था कि ये टाइगर रिजर्व बन गया है यहाँ का, और ये मैंने आपको बताया था ये 8वां टाइगर रिजर्व बना है, और ये रातापानी यहाँ का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। देखो, एक्चुअली में जो न्यूज थी उसमें यही चल रहा था, और मैंने नहीं, बहुत सारे जो करंट अफेयर्स पढ़ाते उसमें भी यही पढ़ाया गया था, किसी का मिस्टेक नहीं है। अब मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि 8वां टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है कौन सा बन गया है, ये रातापानी बन गया है, और अभी तक 9वां टाइगर रिजर्व यहाँ का नहीं बना है। वैसे ये जो 8वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का, ये हमारे देश का अगर पूछोगे तो कौन सा बना है? 57 नंबर का बना है। पहले तो ये डाउट क्लियर, पहले तो ये प्रश्न क्लियर कर लो, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ अगर किसी को है तो। वैसे डेली करंट अफेयर्स वाले मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से देख लो क्या बता रहा हूँ मैं
कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया, रातापानी सेंचुरी बन गया है। और ये आपको कहां पर मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में ये आपको मिलेगा। और ये मध्य प्रदेश का 8वां बन गया है। और देश का कौन सा नंबर का बन गया, ये रातापानी 57 नंबर का बन गया, क्योंकि इससे पहले 56 नंबर का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बना था, जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो डाउट है वो देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो माधव नेशनल पार्क है वो भी यहाँ का टाइगर रिजर्व बन गया है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, अभी इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से मंजूरी मिल गई है, नोटिफाई कर दिया गया है, नोटिफिकेशन को अप्रूवल मिल चुका है उनकी तरफ से। अभी राज्य को इसे फाइनल मंजूरी देना बाकी है, या यूं कहूं कि राज्य इसको अनाउंस कर देगा कि हमारा टाइगर रिजर्व है, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे मंजूरी से मिल चुकी है केंद्र सरकार की ओर से। जिस तरह से आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी हुआ है कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो बनेगा, बना नहीं है, बनेगा, कैमूर टाइगर रिजर्व, जो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। अब ऐसा क्यों कहा बनेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, राज्य की तरफ से फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है। राज्य जिस दिन इसे नोटिफाई कर देगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी कर देगा, उस दिन ये जो टाइगर रिजर्व की लिस्ट है उसमें आ जाएगा। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि माधव नेशनल पार्क को केंद्र की ओर से मंजूरी मिल गई है, अभी राज्य की ओर से मंजूरी मिलना बाकी है, ये अभी रहेगा। और लेकिन ये जो है रातापानी हम जो पढ़ रहे हैं, इसको केंद्र की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है और राज्य ने भी इसको मंजूरी दे दी है, इसलिए ये टाइगर रिजर्व बन गया है और ये बनेगा। बात आपको क्लियर हो रही है। अब जब भी राज्य मध्य प्रदेश इसको मंजूरी दे देगा तो तब ये राज्य का हो सकता है नवा टाइगर रिजर्व बन जाएगा, लिस्ट में हमारे तब ये आ जाएगा, हमें ये ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले में भी ये आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको डाउट रह गया हो, वो मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार मैं आपको लिस्ट बता दूं यहाँ पे, अभी तक ये तो वैसे तो 57 हो गए हैं। 56 नंबर का ये जो गुरु घासीदास वाला है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये अभी देश का 56 नंबर का ये टाइगर रिजर्व बन गया है, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। और अभी 57 का ये रातापानी टाइगर रिजर्व बन गया है, देश का 57 नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व बन गया है, जो कि मध्य प्रदेश का 8वां है। ठीक है, हमारे देश का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था, वो भी याद रखना, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये देश का पहला था। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साठ लगाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन डाउट क्लियर करना जरूरी था। तो बाकी ये थी आज की हमारी क्लास। 1 से लेके 4 दिसंबर तक के यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स कवर किए, सारे इंपॉर्टेंट कवर कर लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं वीकली को 2 टुकड़ों में लेकर के आ रहा हूँ। क्यों लेकर के आ रहा हूँ, उससे मैं टाइम टू टाइम लेकर के आ पाऊंगा। 1 से 7 या 7 दिन का मैं लेकर के आता हूँ तो मेरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आएगा। लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं करा तो। और अब से इनकी पीडीएफ और क्विज भी आपको मिल जाया करेगी, कहाँ पे, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी आपको पता है अपनी जो क्रिक एग्जाम की जो एप्लीकेशन है वो 1 साल बाद चालू हुई है, यानी कि स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में मैंने उसमें पैसे दिए थे, काम करवाया था, उसके बाद प्ले स्टोर ने उसको ब्लॉक कर दिया, गूगल ने, और अब लास्ट में जाकर के उन्होंने चालू भी किया। तो एक दिन चालू करने के बाद फिर से उन्होंने जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको पता है, उन्होंने कुछ चीजों पे फिर से उस पर ब्लॉक लगा दिया है। मुझे लग रहा है वापस से 1 साल की जा पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी हो आपको पीडीएफ और क्विज मिल जाए। और भगवान से दुआ कीजिए हमारी एप्लीकेशन फिर से वो चालू कर दें। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अनवर्किंग मोड में रखा है, तो वो चालू कर दें, तो अब जनवरी से हम उस पर सही से काम कर सकें, सही से चीज़ें अपलोड कर सकें। इस महीने की तो मैं कोशिश करूंगा, इस महीने से ही आपको पीडीएफ और क्विज मिलना मैं स्टार्ट कर दूं, मैं देना स्टार्ट कर दूं। बाकी बस इतना ही। थैंक यू, राधे राधे।